फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूनिट सेकेंड वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, उसी के क्रम में आज एक नए टॉपिक पे चलते हैं, स्टोक कर्ल थ्योरम। ये वेक्टर कैलकुलस का क्या है, 11th लेक्चर है। ठीक है, हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और 11th लेक्चर है ये। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे स्टोक कर्ल थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरम क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक ज़रूर कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता है। गॉस थ्योरम हमने बता दिया है और ये है स्टोक थ्योरम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि स्टोक कर्ल थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के पहले आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं। वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं? एक ऐसा रीजन जिसमें स्थित जो प्रत्येक पॉइंट हो वो किसी वेक्टर को डिनोट करता हो, वो किसी वेक्टर को एसोसिएट करता हो, तो उस रीजन को कहते हैं कि वो एक वेक्टर फील्ड है। समझ में आ गया? एक ऐसा रीजन जिसमें उपस्थित जो सारे पॉइंट हो, प्रत्येक पॉइंट एक वेक्टर को डिनोट करता हो, तो उस ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? वेक्टर फील्ड कहते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और सेकंड, आपको कर्ल भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्ल तो आ रहा है, तो हमें कर्ल की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्ल कैसे निकालते थे हम लोग? कर्ल हमने पिछले लेक्चर में कर्ल के बारे में पढ़ा है। कर्ल कैसे निकालते थे हम? एक डेल ऑपरेटर होता था। डेल ऑपरेटर आप कहेंगे ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ये होती है डेल की वैल्यू। जब हम किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ डेल को ऑपरेट करते हैं थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी एक वेक्टर को हम डेल के साथ ऑपरेट करते हैं थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू आती है वो कर्ल आती है। और कहते हैं कि हमने इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाल लिया। तो ये क्या होता है? ये तो कर्ल की मैथमेटिकली हमने निकाला। और आपसे कोई पूछे कर्ल की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, यानी कि मीनिंग क्या होती है, कर्ल होता क्या है, तो आप यही कहेंगे कर्ल मतलब पहले ही आप नाम से देख के लग रहा है कर्ल मतलब कुछ रोटेट से। आप कर्ल बोलेंगे तो आपको खुद लगेगा कुछ रोटेट से रिलेटेड, यानी कि जो कर्ल है वो हमें क्या बताता है? कर्ल हमें बताता है रोटेशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन के बारे में बता, कर्ल का रोटेशन से कुछ लेना देना है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर फील्ड पता होनी चाहिए और कर्ल पता होना चाहिए। दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आप स्टोक कर्ल थ्योरम आराम से अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, स्टोक कर्ल थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे हमने लिखा है वही मैथमेटिकल चीज इस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द कर्ल। आप पहले समझ लीजिए फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे फ्लक्स आ गया, पहले हम फ्लक्स भी समझ लेते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, फ्लक्स को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस किसी वेक्टर फील्ड ए में है। ठीक है, कोई वेक्टर फील्ड ए में है ये सरफेस। मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड ए में ये सरफेस है। वेक्टर फील्ड हमने अभी बताया आपको। ठीक है, और मान लीजिए कि इसका एरिया वेक्टर क्या है? ds है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा और इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो a डॉट ds होता है, यही होता है फ्लक्स। और फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी कि फ्लक्स क्या होता है? a डॉट ds अगर हम कर देंगे तो उसी को कहेंगे कि वो फ्लक्स हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे आपने फ्लक्स समझ लिया कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थ्योरम क्या कह रहा है। द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए। किसी वेक्टर फंक्शन कोई ए है, उसका कर्ल का फ्लक्स वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है किसके? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए। एक वेक्टर फील्ड ए है, इसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। यानी कि कह सकते हैं जो कर्ल ए का फ्लक्स है वो लाइन
लाइन इंटीग्रल जो ये वेक्टर फील्ड ए के इक्वल होता है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा गया है वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए ओवर द सरफेस एस। अगर कोई सरफेस आपका एस है ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का, इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए ओवर द बाउंड्री सी। ये जो मान लीजिए सरफेस एस है तो इसका ये जो बाउंड्री है वो सी रहे तो ये इसके लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ये हमारा स्टोक थ्योरम का ये क्या है, स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को ही कहते हैं कि ये स्टोक कर्ल थ्योरम है। तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल टू ये कैसे होता है, हम कैसे मान लें कि ये इक्वल टू ये होता है, इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हम इसको ला देंगे ये इक्वल टू ये, तो प्रूफ हो जाएगा स्टोक कर्ल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे अब हम, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अब आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी, तो इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और हमने क्या प्रूफ करना है, हमें यही चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्रूफ करके लेके आएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे, क्योंकि सरफेस की बात हो रही थी। यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, स्टोक कर्ल थ्योरम। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या था, हमने क्या बताया था आपको, कर्ल ए डॉट ds इज इक्वल टू दी क्लोज सरफेस सी वेक्टर ए डॉट ds, यानी कि वेक्टर फंक्शन एक वेक्टर, ये वेक्टर फील्ड ए का हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना, और ये इसके इक्वल होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम एक सरफेस बनाएंगे, ठीक है। हम छोटा सा सरफेस बना रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा ये क्या है, एक सरफेस है, एस सरफेस है, और इसकी ये जो ये बाउंड्री है वो क्या है, सी है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो चलिए जो हमने किया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेटस कंसीडर, हमने क्या कंसीडर किया है, ए सरफेस एस, ठीक है। एक सरफेस एस हमने क्या किया, कंसीडर किया है, एंड ठीक है, सरफेस एस एंड इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या है, सी है, ठीक है। हमने इतना चीज क्या कर लिया है, हमने लेट कर लिया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हमने इसके लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए इस जो ये बाउंड्री है इसका क्या करेंगे, अब हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें ये चीज लेंगे, हम ये चीज लेंगे और ये चीज लेके इस चीज को ला देंगे। यानी लिखेंगे लेटस कैलकुलेट line integral of vector function ए। आप कहेंगे वेक्टर फंक्शन हमने माना एक यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन ए है, यानी कि इस वेक्टर फंक्शन ए में ही ये एरिया, ये जो सरफेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या माना, लेट अस कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए अराउंड द बाउंड्री सी, ठीक है। जो बाउंड्री सी है उसी के अराउंड हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल, या तो हम क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं अराउंड बाउंड्री सी दैट सरफेस, जिसका सरफेस क्या है, एस है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल इसका निकालेंगे तो आएगा, क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोज सरफेस सी एंड ए डॉट ds। हमने लाइन इंटीग्रल आपको अच्छे से पढ़ाया है, लाइन इंटीग्रल ऐसे होता है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस टोटल सरफेस का हमने क्या कर दिया है, लाइन इंटीग्रल निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इस सरफेस को अब हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, ठीक है। हमने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया, तो अब ये सरफेस हो गया S1 एंड ये सरफेस हो गया S2
एंड ये जो एरिया हो गया C2 एंड ये जो बाउंड्री हो गई C1। हमने क्या किया, इस जो सरफेस वही सेम सरफेस को डिवाइड कर दिया दो भागों में, एक S1 सरफेस है, एक S2 सरफेस है, और इसकी बाउंड्री C1 है S1 की, और S2 की बाउंड्री C2 है। तो हमने क्या किया है, अब हम लिखते हैं कि क्या किया है, कि लिखते हैं लेट अस डिवाइड सरफेस S को हम क्या करेंगे, डिवाइड इन S1 एंड S2। तो S1 एंड S2 में डिवाइड करेंगे, इसकी बाउंड्री भी डिवाइड हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हैविंग बाउंड्रीज C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको S1 S2 में डिवाइड कर लिया, तो C1 C2 में भी इसकी बाउंड्री डिवाइड हो जाएगी। तब जो आपका टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल आपने लाइन इंटीग्रल पहले निकाला है पूरे सरफेस के अलोंग और S1 S2 के अलोंग निकालेंगे अब डिवाइड करके, तो वो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये तो आप जानते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि A डॉट ds दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कह सकते हैं ये क्लोज सरफेस है A डॉट ds इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ds नहीं रहेगा। क्यों ds नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये क्या एक C माना है, तो ये C माना है, तो इस पे लाइन इंटीग्रल करते तो क्या करते हैं, पहले छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, तो उसको हम dr लिखेंगे, यहाँ ds नहीं लिखेंगे। आप बोलेंगे क्यों ds नहीं लिखेंगे, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल करते तो इस सरफेस का छोटा सा भाग लेते तो उसको हम लिखते ds, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस बाउंड्री के अलॉन्ग करना है, हमें लाइन इंटीग्रल करना है, तो हमने dr लिया है, तो यहाँ पे आप dr लिखिए। ठीक है, dr, ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा dr। तो जो हमारा होगा, अब आगे बढ़ते इसी क्रम में, क्या हमने बताया था, डिवाइड करेंगे तो अब हो जाएगा क्लोज सरफेस C1 अपने C1 के अलोंग डॉट dr1 प्लस क्लोज सरफेस C2 A डॉट dr2। A चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी वेक्टर फील्ड में है, तो A तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसे सिमिलरली इसको हम nth पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको हमने दो में डिवाइड किया, अब इसको छोटा छोटा n पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू, जैसे आपने C1 C2 लिखा है वैसे C1 C2 C3 R1 R2 R3 ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं लेट अस डिवाइड, एक मिनट रुकिए मार्कर। अब क्या करेंगे, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, लेट अस डिवाइड यहाँ पे सरफेस इन टू पार्ट, यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब n पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लेट अस डिवाइड सरफेस S इनटू लार्ज नंबर n पार्ट में। ठीक है, n मतलब आप समझ लीजिए कि एक लार्ज नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, तो यही रहेगा, ये राइट हैंड साइड डॉट dr इज इक्वल टू, अब हो जाएगा C1 हो जाएगा A डॉट dr1 प्लस C2 A डॉट dr2 प्लस क्लोज सरफेस C3 A डॉट dr3 प्लस डॉट यहाँ करेंगे प्लस, लास्ट में हमने n मान लिया CN A डॉट dRn। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, पहले दो पार्ट में डिवाइड किया था, अब हमने क्या कर दिया है, n पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। ये साइड में ये तो ऐसे ही रहेगा,
डॉट डी आर इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि जब ऐसे हो C1 C2 C3 ऐसे क्रम में बढ़ते जाए तो इसको हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to n और इसकी जगह I लिख देंगे ऐसे, CI A एंड DRI। कैसे हमने लिखा है, हमने इसको समेशन के रूप में लिख दिया क्योंकि इसमें कई चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको समेशन के रूप में I1 to n है, I की जगह आप 1 से लेके n तक लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम इसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, SI से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब वो मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे हम क्या करेंगे, SI से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्लोज सरफेस CI हो गया, A डॉट DRI हो गया एंड हमने डिवाइड भी कर दिया है SI से। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। अब देखिए इस इक्वेशन को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस सरफेस को हम n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n जो कि बहुत लार्ज नंबर है, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया, बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको देखिए, बहुत ज़्यादा पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा तो जो इसकी सरफेस, जो ये पूरा सरफेस है, ये जीरो की तरफ अग्रसर होने लगेगा, यानी कि बिंदु जैसा होने लगेगा। कुछ देर बाद ये जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इफ जो ये n है, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, देन क्या हो जाएगा, देन जो SI टेंस टू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं, तो फिर से हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट इफ n टेंस टू इंफिनिटी, देन क्या हो जाएगा, SI टेंस टू 0 इन दिस लिमिट, ये एक लिमिट है, इन दिस लिमिट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट लिख सकते हैं जो ये है, इतनी वैल्यू CI ADRI अपान जो SI है, जो ये इतनी वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ल A के इक्वल डॉट n कैप, ये इसके इक्वल हो जाएगी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप सोचेंगे कैसे ये इसके इक्वल टू हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कोई क्लोज सरफेस क्या है, SI है। ठीक है, कोई क्लोज सरफेस SI है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री क्या है, CI है, और वो n पार्ट में डिवाइड है, तो जो उसका लाइन इंटीग्रेशन होगा, वो क्या, उसका कर्ल A के बराबर हो जाएगा। यही हमें आपको समझाना है कि कैसे इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, ऐसी कंडीशन लेते हैं और देखते हैं कर्ल A के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्लोज सरफेस लेंगे। हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे सरफेस ले लिया है। ठीक है, एक सरफेस ले लिया है। ठीक है, और इस सरफेस को हम n पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा गड़बड़। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया है, एक सरफेस लिया है S, ठीक है, जिसकी बाउंड्री है C, और हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और इसके एक मान लीजिए इसकी जो वेक्टर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है। ये पहले वाली वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन, यानी जो A है वो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, और दूसरे वाली वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है। इतना हमने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इतना हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। लाइन इंटीग्रेशन इस सरफेस का निकालेंगे और कर्ल के बराबर करेंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है,
ए डॉट डी आर होता है, ए डॉट डी आर। ए क्या है, ये डायरेक्शन, और डी आर क्या है, ये छोटा सा जो यहाँ अपने पार्ट लेते हैं पहले उसके डायरेक्शन। तो ए डॉट डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी आर एंड कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, ये डी आर है, ठीक है, और ये क्या है, ए है, ये चीज इन दोनों के बीच की डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कॉस जीरो अंश यहाँ पे हो जाएगा, और कॉस जीरो अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए डी आर आ जाएगा, तो मान लीजिए कि हमने इसकी वैल्यू मान लीजिए कि एफ आ गया, यानी यहाँ पे कोई सर्टेन वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसको करेंगे तो जब इधर निकालेंगे, तो जो इसकी डायरेक्शन है और इधर डी आर जो लेंगे उसकी जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये जो हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और सिमिलर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके सिमिलर, क्योंकि ऐसे सरफेस जा रहा है, ऐसे एक सरफेस कंटिन्यूअस है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, नहीं इस बार ऐसे है, तो इस बार भी इसकी डायरेक्शन एंड इस जो डी आर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए मेरी एफ मिल रहा है, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f मिल गया लाइन इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए कि जो लाइन इंटीग्रेशन 2f मिल गया है, ठीक है, तो हमें तो कर्ल के बराबर करना है, तो कर्ल के बराबर क्या है, कर्ल क्या है, रोटेटिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो एक चीज रखती हूँ, एक वस्तु रखती हूँ, ठीक है, तो ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्यों करेगा, पहले तो ये है कि हमने लाइन इंटीग्रेशन निकाला तो कुछ वैल्यू आई इसलिए भी रोटेट करेगा। जब कर्ल निकालते हैं और कर्ल की कुछ वैल्यू आ जाती है, समझ जाती है कि जिस चीज का कर्ल हमने निकाला है वो रोटेट कर रहा है, तभी उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। तो पहले तो ये रोटेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू आई है, और सेकंड क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। मान लीजिए पानी फ्लो इधर की ओर कर रहा है और एक पानी फ्लो इधर की ओर कर रहा है, तो बीच में आप कुछ रखेंगे तो रोटेट करेगा, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कर्ल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हम इस लाइन इंटीग्रेशन इसकी जगह कर्ल ए रख सकते हैं, ठीक है। और डॉट एन कैप आप क्या कहेंगे, तो जो एन कैप है, मान लीजिए जो चीज रोटेट कर रहे उसकी जो एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर, एक नॉर्मल है उस पर, ठीक है। तो इतना आ गया, यानी कि यहाँ इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या था, सॉरी मिट गया, यहाँ पे था समेशन था, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n था, यहाँ पे एस आई था, इतना था, ठीक है। इसकी जगह अब क्या करेंगे, हम कर्ल ए डॉट एन कैप रखेंगे, तो चलिए रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसकी जगह रखेंगे, और ये आगे हमने लिखा था कि यहाँ पे आगे यहाँ पे ये चीज चल रहा है अपना ए डॉट डी आर, इधर ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक चीज और करेंगे कि जो ये समेशन है उस समेशन की जगह हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एक समेशन को ही क्या करता है, दिखाता है, इसलिए इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन रख देंगे। आप हर जगह नहीं रख सकते, पर कुछ कंडीशन में आप रख सकते हैं समेशन की जगह इंटीग्रेशन भी, जब आपका सरफेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, इस बात को याद रख लीजिए। तो यहाँ पे हम समेशन की जगह क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और डबल इंटीग्रेशन किया क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस लिया था, और सरफेस को हमेशा सरफेस में हमेशा डबल इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ पे एस आई तो बाहर लिख देंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि एस आई नहीं है अंदर, और इसकी जगह लिख देंगे हम कर्ल ए, इसकी जगह लिख देंगे कर्ल ए डॉट एन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे फाई सी ए डॉट डी आर इज इक्वल टू, अब एस आई कौन सा ले जाएंगे तो ये डी एस हो जाएगा, क्यों डी एस हो जाएगा, क्योंकि उसका फिर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ल ए और यहाँ पे एन कैप, और ये हो जाएगा डी एस, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इतना हमने कर लिया, अब इतना कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब इतना इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे आगे लिखा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, सी ए डॉट डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखेंगे ये कर्ल ए, और यहाँ पे जो एन, यहाँ पे एन कैप एंड डी एस है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, एक सरफेस डी एस है, ठीक है।
इस सरफेस ds है, इस पे एक जो n यूनिट वेक्टर है, तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये होता है ds अपान ds का मॉड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ds इसकी जगह लिख सकते हैं n कैप, यहाँ पे लिख देंगे ds का मॉड, और यहाँ पे लिख देंगे n कैप, और ds के मॉड की जगह आप यहाँ पे ds भी लिखेंगे, यानी कि n कैप ds की जगह हम ds वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसी ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे ds वेक्टर। तो ये आपकी लास्ट वैल्यू हो गई, और जो कि इसके इक्वल दिख रही है। क्या यार मैंने प्रूव कर दिया, आप लोगों ने भी प्रूव कर दिया किसको, स्टोक्स थ्योरम को। ठीक है, तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डेरिवेशन समझाया मैथमेटिकली, पर आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, कहाँ कौन सा पैराग्राफ लिखना है, वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे नोट्स बनवाए जाते हैं हम भी हाथ से लिखे हुए। थैंक यू।